नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ ली आपने, और जो उनके प्रारंभिक अधिवेशन थे, मुख्य तौर पर जब उदारवादी नेताओं का वर्चस्व अधिक था 1885 से 1905 तक, वो आपने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम 1906 से अधिवेशन जो हुआ शुरू हुआ था और 1947 तक जितने भी अधिवेशन हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम है रवि यादव और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा कंप्लीट सिलेबस। शुरू कर दिया है तो ख़त्म करके ही सांस लेंगे बच्चों। और अनोखे ढंग से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हर चैप्टर के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना, वो मैं आपके सामने टेस्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ, लाइव टेस्ट लेता हूँ, जिससे तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रारंभिक अधिवेशन नहीं होगा, ये अधिवेशन, ठीक है। प्रारंभिक अधिवेशन तो हमने पढ़ लिए हैं 1885 से 1905 तक। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अधिवेशन पढ़ेंगे जो 1906 से लेकर 1947 तक हुए हैं। आपको पहले ही बताया था हमने, जो नरम दल के नेता थे, दादा भाई नौरोजी हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, ये सभी का वर्चस्व शुरुआत में तो हाई रहा, लेकिन 1905 में जब कांग्रेस का, सॉरी, बंगाल का विभाजन हो गया, लॉर्ड कर्जन ने, जो भारत का वायसराय था, इसने बंगाल का दो भागों में विभाजन कर दिया। धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि देखेंगे आप, बंगाल का जो दो भागों में विभाजन किया, एक पूर्वी बंगाल था, एक पश्चिमी बंगाल था। पूर्वी बंगाल, जो आज मुख्य तौर पर बांग्लादेश है, वो इलाका था। यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में थे और मुस्लिम मेजोरिटी में। जबकि पूर्वी, सॉरी, जो पश्चिमी आपका बंगाल था, इसमें हिंदू मेजोरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। तो आपस में भिड़ाने की के लिए इसने ऐसा किया था, ठीक है, ताकि इनकी एकता में दरार आ जाए और ये इकट्ठे ना हो पाएँ, ताकि हमारे ऊपर कोई ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन ये लोग ना कर पाएँ। जन आक्रोश को बंद करने के उद्देश्य से इन्होंने हमको तोड़ना शुरू कर दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1906 से ही आप कह सकते हैं कि जो गरम दल के नेता थे, उग्र स्वभाव के नेता थे, उनका वर्चस्व अधिक हो गया। जैसे लाल, बाल और पाल की बात करें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ऐसे नेताओं का वर्चस्व अधिक हो जाता है बाद में। क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, तब इनके ऊपर लांछन लगना शुरू हो जाता है नरम दल के नेताओं के ऊपर, कि आपने किया क्या, 20 साल क्या किया, बस लव लेटर ही लिखते रह गए आप लोग अंग्रेजों को। उन्होंने देखो आपके लव लेटर का क्या सिला दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इस कारण से इनकी जो नाम था, इनका जो पोजीशन थी, वो डाउन होती गई। उसके बाद ऊपर उठते गए गरम दल के नेता। गरम दल के नेता ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए। अब अधिवेशन 1905 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपने पढ़ लिया, बनारस के अंदर हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक। उसके बाद 1906 का अधिवेशन होता है। 1906 में जो अधिवेशन होता है, इसमें जो नरम दल के नेता थे, वो कहते थे कि हमारी ओर से हमारा जो हमारा जो खेमे का व्यक्ति है, मतलब गरम दल का जो नेता है, वो बनना चाहिए इसका अध्यक्ष। जबकि जो गरम दल के नेता थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारे में से कोई अध्यक्ष बनना चाहिए। तो जो गरम दल के लोग थे, वो कह रहे थे या तो लाला लाजपत राय को बना दीजिए या बाल गंगाधर तिलक को बना दीजिए, ठीक। जबकि नरम खेमे के लोग थे, वो कह रहे थे कि नहीं, रास बिहारी घोष को बना दीजिए। लेकिन 1906 वाला जो मामला है, जैसे तैसे निपट जाता है, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष बना दिए जाते हैं दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का उस समय ऐसा मान था, ऐसी शख्सियत थे कि कोई भी इनको बोलने वाला नहीं था। इसी कारण से इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो 1906 का अधिवेशन, 1906
1906 में अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता के अंदर हुआ था। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी? तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बने थे। ना रास बिहारी घोष बन पाए और ना ही लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बन पाए। तो 1906 का मामला जैसे तैसे निपट गया, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन जाते हैं 1906 में। तो ये आखिरी अधिवेशन है जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पूरे जीवन काल में 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है। पहला कलकत्ता में 1886 ईस्वी में, और दूसरा 1893 में लाहौर के अंदर, और तीसरा फिर से कलकत्ता में और 1906 में। ठीक। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि इसमें पहली बार कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग अर्थात स्वराज की मांग कांग्रेस ने कब की? ऑफिशियली कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द कब लिया गया नाम, या स्वराज शब्द या स्वराज की मांग कब की गई? 1906 में जो अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था, इसी के अंदर। ठीक। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की ओर से दादा भाई नौरोजी ने किया। चलिए, ये हो गया आपका 1906 का अधिवेशन। इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद आगे अधिवेशन होता है 1907 का अधिवेशन। इसमें दोबारा से वही पंगा पड़ गया कि जो रास बिहारी घोष वो कह रहे थे कि नहीं भैया, इसमें रास बिहारी घोष को बनना है। नरम दल के नेता कह रहे थे, और गरम दल के नेता कह रहे थे कि नहीं नहीं, या तो भैया लाला लाजपत राय को बनाइए या बाल गंगाधर तिलक को बनाइए, और स्पेशली जो अधिवेशन है नागपुर में रखिए। लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई गरम दल के नेताओं की, और किसको बना दिया गया यहाँ पे? रास बिहारी घोष को बना दिया गया। और उनकी मांग थी कि नागपुर में अधिवेशन करना है, लेकिन नागपुर में भी अधिवेशन नहीं किया गया, सूरत में अधिवेशन किया गया। तो 1907 का अधिवेशन कौन सा है? 1907 का अधिवेशन ये सूरत अधिवेशन है। सूरत अधिवेशन है। ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं बच्चों? इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष रहते हैं। अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष, ये अध्यक्ष हो जाते हैं। अब जब रास बिहारी घोष बन जाते हैं अध्यक्ष, और नागपुर की जगह सूरत में अधिवेशन ये हो जाता है, तो गुस्से में आ जाते हैं गरम दल के नेता। तो इसी कारण से इसी अधिवेशन में कांग्रेस के 2 भाग हो गए थे। एक सूरत इसी अधिवेशन में कांग्रेस के 2 भाग हो गए थे। कौन कौन सा? एक आपका गरम दल में बट गया और एक नरम दल में बट गया। तो कांग्रेस के 2 भाग में परिवर्तन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई। ठीक है, नरम दल और गरम दल में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कांग्रेस का विभाजन हो गया इसमें। कांग्रेस का विभाजन हुआ इस अधिवेशन में। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा, सही करते हैं। चलिए, अब ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 1907 का सूरत अधिवेशन याद रखना है। आवाज़ आ रही होगी आप तक पूरी, कोई आवाज़ में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हो गया। इसके बाद जब अधिवेशन के अंदर ये कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो जो गरम दल के नेता थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और लोग उनको फॉलो भी बहुत ज़्यादा करने लग गए। लेकिन 1908 में ऐसी घटना हो जाती है कि बाल गंगाधर तिलक को सज़ा हो जाती है 6 सालों की। इस कारण से उनके जो सोच थी गरम दल के नेताओं की, उनके जो प्लानिंग थी, वो कुछ साल डिले हो जाती है। 4-5 साल उसमें डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को सज़ा हो जाती है 6 साल के लिए 1908 में। क्यों हो जाती है भैया? क्योंकि उन्होंने अपने अखबार केसरी में कुछ ऐसी बातें छाप दी थी, जिस कारण से अंग्रेजों ने उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में कर दिया।
क्या छापा था केसरी अखबार में? मराठी भाषा में केसरी अखबार ये चलाते थे ना, उसमें क्या छापा था इन्होंने? इन्होंने दो क्रांतिकारियों की के बारे में छापा था और उनकी बड़ाई की थी। जो क्रांतिकारियों ने काम किया था उनको अच्छा बताया था उस अखबार में। तो क्या नाम था उन क्रांतिकारियों का? एक तो थे खुदीराम बोस, आप जानते हैं खुदीराम बोस बहुत छोटी उम्र के थे, 18 वर्ष की आयु के थे जब उनको फांसी दी गई। खुदीराम बोस और दूसरे प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने छापा था, उनकी बड़ाई की थी। अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया था इन क्रांतिकारियों ने? इन्होंने बंगाल में एक बहुत बड़े जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनको मारने की प्लानिंग बनाई। तो जिस गाड़ी से वो जाता था उस गाड़ी के ऊपर बम फेंकने का इन लोगों ने सोच लिया कि बम फेंक के उसको उड़ा देंगे, प्रफुल्ल चाकी ने और खुदीराम बोस ने। अब वो रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी आ रही है तो उस पर बम फेंक दिया। लेकिन जब बम फूटा, वो किंग्सफोर्ड नहीं होता, उसमें किंग्सफोर्ड की गाड़ी नहीं होती। किंग्सफोर्ड की गाड़ी के जैसी एक गाड़ी होती है और उसमें दो यूरोपीय महिलाएं बैठी होती हैं, दो अंग्रेज महिलाएं बैठी होती हैं और उनको पूरा उड़ा दिया। जिस कारण से इन दोनों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कोशिश की, लेकिन बहुत देर के बाद जब पकड़ा, प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार दी और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में ही इन्होंने अपने अखबार केसरी में छापा था, बाल गंगाधर तिलक ने। और इस कारण से उनको सजा हो गई 6 साल के लिए। मांडला एक जेल है म्यांमार में, वहाँ पर इनको सजा हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, तो ये अधिवेशन आपको 1907 का याद रखना है। इसके बाद अधिवेशन होता है बच्चों 1908 का अधिवेशन। 1908 का अधिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 1909 भी इम्पोर्टेंट, 1910 भी नहीं, 1911 का इम्पोर्टेंट है। तो 1911 का अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता अधिवेशन है ये, ठीक है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण दर का नाम आपने सुना है? बिशन नारायण दर, वही इसके अध्यक्ष थे 1911 के अधिवेशन के। 1911 अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर, ये अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की खासियत यह है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार जनगण मन जो गाया गया वो इसी अधिवेशन के दौरान गाया गया। 1911 का कोलकाता अधिवेशन के दौरान ही जनगण मन पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया, जो हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पहली बार कांग्रेस के मंच से जनगण मन गाया गया। गाया, ठीक है, जनगण मन समझ जाएंगे आप। ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं जो मैं लिख रहा हूँ, ये नोट्स आप ले लीजिएगा, रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा। ये डायरेक्ट मैं अपलोड कर दूंगा, करंट अफेयर्स बाय रवि, ये देख लीजिए मेरा पर्सनल ग्रुप है, यहाँ पर इसके पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो ले लीजिएगा। 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए ना, 2 लेक्चर, उनके पीडीएफ आपको मिल गए होंगे। हालांकि एक ही मिला होगा, दूसरा तो अभी चल ही रहा है, क्योंकि दूसरा कांग्रेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं अपलोड करूँगा। तो अब मैं अपलोड कर दूंगा कांग्रेस और उसके अधिवेशन, एक नाम लिखकर, टाइटल लिखकर ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके पहले वाला लेक्चर और ये भी दोनों। तो 1911 अधिवेशन आपको याद हो गया, याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद 1911 के बाद कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, 1916 वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1916 वाला है, क्योंकि लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। यहीं पर लखनऊ समझौता भी हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं 1916 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन है ये, लखनऊ अधिवेशन है। यहाँ पर स्टार डाल दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी तो फिलहाल कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में चर्चा कर रहे हैं ना,
तो इसकी पूरी पृष्ठभूमि आगे कहानी आएगी। अभी कांग्रेस और उसके अधिवेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांट कर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। प्रारंभिक चरण, प्रथम चरण जिसको उदारवादी चरण कहते हैं, 1885 से 1905 तक जितनी भी घटनाएं घटी सब पढ़ेंगे। फिर द्वितीय चरण जिसको आप उग्रवादी चरण कहते हैं, इसी के पैरेलल में क्रांतिकारी चरण भी है, क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही हैं, इसलिए दूसरे चरण को कहीं कहीं किताबों में उग्रवादी चरण और क्रांतिकारी चरण दोनों कह दिया जाता है, क्योंकि उग्रवादी नेता अपना काम कर रहे थे, क्रांतिकारी अपना काम कर रहे थे। तीसरा चरण गांधीवादी चरण है, ठीक है। तो ये दूसरा जब चरण आप पढ़ेंगे ना, उसमें लखनऊ अधिवेशन के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे जो जानकारी आपको चाहिए मैं दे ही दे रहा हूँ आप। सबसे पहले बात, अध्यक्ष कौन, ये पूछा जाएगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण का नाम आपने सुना है, वही थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो ये लखनऊ अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 पैचअप होते हैं। एक तो पहला, जो कांग्रेस का विभाजन हो चुका था 1907 में गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच में, यहाँ पर आकर समझौता हो जाता है दोनों के साथ। और दूसरी, लखनऊ में इस बार जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और इसी टाइम मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हो रहा था लखनऊ के अंदर, तो दोनों के बीच में समझौता हो जाता है जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत आगे चलकर साथ मिलकर काम करने की बात होती है, किसके किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। लेकिन आपको पता ही है मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग ही है, उन्होंने कभी भी आगे चलकर साथ नहीं दिया, ठीक। तो इनके बीच में जो समझौता होती है, उनके जो कुछ बातें हैं वो आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। जो मुख्य तौर पर 14 बातें थी सब मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे क्या क्या होता है बच्चों, नरम और गरम दल के बीच में समझौता हो जाता है। नरम दल और गरम दल का समझौता हो जाता है, और लखनऊ समझौता होता है जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये लखनऊ अधिवेशन ही है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, एक कथन कहा था कि भैया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक। क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, से पाकर रहूंगा। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ आप वीडियो में ही आप पढ़ते जाइए, सब यहाँ यहीं याद हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद 1917 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट अभी बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता के अंदर हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनने वाली है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ही बनी थी, और वो एक विदेशी महिला थी, आयरलैंड की निवासी थी, एनी बेसेंट उनका नाम था। क्या नाम था, एनी बेसेंट। अध्यक्ष कौन थी, एनी
बेसेंट। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट अधिवेशन की अध्यक्ष बनती हैं और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड की निवासी थी। और इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। पहली महिला अध्यक्ष। ठीक। ये सही से लिख दूँ मैं तो। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनती है, हालांकि इंडियन नहीं होती है। और ये पहली इंडियन जो अध्यक्ष बनी थी वो आगे चलकर 1925 में बनी थी। कानपुर में अधिवेशन होता है। सरोजिनी नायडू उनका नाम है। वो पहली इंडियन महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और पहली महिला वो एनी बेसेंट है। भले ही इंडिया की नहीं थी, लेकिन पहली महिला थी कांग्रेस की बनने वाली। अब 1917 के बाद 1918 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। जब जब विशेष अधिवेशन बुलाया गया तो उस साल दो अधिवेशन होते हैं। जैसे अभी विशेष अधिवेशन बुलाया गया तो सितंबर के महीने में विशेष अधिवेशन बुला लिया गया। लेकिन जो दिसंबर में होते थे अपने टाइम पर, वो हर साल होते ही होते थे। जो विशेष अधिवेशन बुलाए जाते थे ना, वो एक्स्ट्रा में काउंट होते थे। जैसे 1918 में दो अधिवेशन होते। 1918 में बम्बई के अंदर ये विशेष अधिवेशन था। मुंबई में विशेष अधिवेशन। ठीक है। अध्यक्ष इसके रहते हैं सर सैयद क्या नाम था? हर हसन। सर सैयद हसन नाम था उनका। अध्यक्ष रहते हैं सैयद हसन। एक और इनका नाम था टाइटल, सैयद हसन इमाम। ठीक है। सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष रहते हैं बम्बई में जो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है 1918 ईस्वी में। ये जो विशेष अधिवेशन बुलाए जाते हैं ना, वो इमरजेंसी जैसी मीटिंग नहीं होती है पार्टियों की, उस तरीके का था। कोई घटना हो जाती है उसके चलते विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। अब इस समय क्या हुआ था? 1919 में आपको याद हो एक कानून आया था, एक एक्ट आया था जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। जो भारत के वायसराय और आपके भारत के जो सचिव थे, राज्य सचिव, उन दोनों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ब्रिटेन पार्लियामेंट में। और ब्रिटेन पार्लियामेंट में उसी रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाया था जो 1919 में पास हुआ था। जबकि रिपोर्ट इन्होंने बनाकर 1818 में ही भेज दी थी ब्रिटेन पार्लियामेंट में। उस रिपोर्ट में जो बातें थी ना, वो कांग्रेस को अच्छी नहीं लग रही थी। उसी कारण से उन्होंने आपातकाल मीटिंग बुलाई हुई थी। उसी मीटिंग को ये विशेष अधिवेशन कहा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो 1918 में अधिवेशन आमतौर पर होता है वो हुआ। तो विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ। जो आमतौर पर उस वर्ष के लास्ट में अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहो तो मैं लिख देता हूँ, मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की। 1918 का ये विदेश विशेष अधिवेशन नहीं है, नॉर्मल अधिवेशन है। ये दिल्ली अधिवेशन है। दिल्ली अधिवेशन। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, कई किताबों में लिखा होता है कि 1918 में बम्बई में अधिवेशन, कई दिल्ली में लिखा होता है। तो दिल्ली में मतलब ये दिसंबर 28, 29, 30 दिसंबर को जो होता है वो तो हुआ। लेकिन विशेष अधिवेशन हुआ था वो सितंबर महीने में ही बुलाया गया था 1918। बम्बई वाले जगह पर हुआ था। ठीक है। सैयद हसन इमाम ने उसकी अध्यक्षता की। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। के अध्यक्ष कौन बने थे? मदन मोहन मालवीय। ये दिसंबर में हुआ था। और ये आपका ये कब हुआ था? सितंबर।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 1919 का अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानबूझकर कांग्रेस के द्वारा इसको अमृतसर में कंडक्ट करवाया गया। अगर याद हो क्यों करवाया गया समझ जाएंगे। 1919 का जो अधिवेशन है ये जानबूझकर अमृतसर में करवाया गया, क्योंकि आपको पता है कि अमृतसर में अधिवेशन जो हुआ था ये दिसंबर महीने में होना था, और इससे पहले ही जलियांवाला बाग की हत्याकांड हो चुकी है। 13 अप्रैल 1919 में एक जनसंहार हो चुका है। अमृतसर के जलियांवाले बाग में निहत्थों पर गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने, ये सब आपको पता ही है। तो इसी कारण से अमृतसर में ये अधिवेशन बुलाया जाता है, ताकि उसकी निंदा की जा सके कांग्रेस के द्वारा। तो इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। कौन है? सबको पता है, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। तो अध्यक्ष रहते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन 1919 में हुआ था अमृतसर में, अध्यक्ष रहते हैं मोतीलाल नेहरू। इसमें ये कड़ी निंदा करते हैं, किसकी? जलियांवाले बाग हत्याकांड की। लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाती है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इतना विरोध होने के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने हंटर आयोग का गठन किया था। किसका? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। हंटर रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से ये शांत थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे कांग्रेस वाले। ये सोच रहे थे हंटर आयोग या हंटर कमेटी की रिपोर्ट एक बार आ जाए, देखते हैं ये क्या कहते हैं। हंटर कमेटी का गठन इसलिए किया गया था, इसको जांचना था कि जो जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी क्या वो सही चलाई थी या अत्याचार किया था। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई थी। रिपोर्ट 1920 में आती है और इसकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं कांग्रेस वाले, इस कारण से आगे आंदोलन चलने वाला है। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी, इसलिए कांग्रेस वाले शांत बैठे थे। 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था, कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया था। ठीक है। अब उसके बाद 1920 में अधिवेशन होता है बच्चों। 1920 में अधिवेशन ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। हालांकि ये दिसंबर वाला नहीं था, ये भी सितंबर के महीने में बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन था ये। क्या था? विशेष अधिवेशन। ये विशेष अधिवेशन था। हंटर आयोग की, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, उससे संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस वाले। इसी कारण से उन्होंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई कलकत्ता के अंदर, और ये मीटिंग हुई थी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ये कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, और यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया कि हम एक आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। इस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया। अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और यहाँ पर असहयोग, असहयोग नाम से पता लग रहा है सहयोग नहीं देंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया गांधी जी के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। क्या मतलब? एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से चल रही है ये कांग्रेस। प्रस्ताव रखा जा रहा था, यहाँ पास हो जाता था, तब चलाया जाता था। ठीक है, सबकी राय लेकर। ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में रखा गया? तो पास पारित हो गया था कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, तब रखा गया था। ठीक है। और अपने टाइम पर अधिवेशन तो हुआ ही, वो कहाँ पर हुआ? नागपुर में हुआ। 1920 का जो अधिवेशन दिसंबर में महीने में होना था ना, वो हुआ नागपुर में। ठीक है।
और अध्यक्ष वी राघवाचारी का नाम आपने सुना? अध्यक्ष वी मतलब विजय है, ठीक है, विजय राघवाचारी या चारी, ये नाम था इनका। इनका नाम आपने कब सुना था? वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम और चार्लू, पी आनंद चार्लू, ये तीनों का नाम कहाँ सुना था आपने? जब मद्रास महाजन सभा पढ़ा था आपने कि गठन हुआ था 1884 में, और अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष किस कौन कौन था उसके, मतलब उसके संस्थापक कौन कौन थे? यही लोग थे, वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम और आपके पी आनंद चार्लू, ठीक। जो कांग्रेस के गठन से पहले के जो संगठन है उनके बारे में आप पढ़ते हैं तो इनका नाम आता है। तो ये हो गया 1920 का, आपने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, 1921 का इम्पोर्टेंट नहीं है, 1922 भी इम्पोर्टेंट, 23 पढ़ लेते हैं, 23, 1923, ये दिल्ली में हुआ। देखिए जो थोड़े बहुत भी इम्पोर्टेंट है ना, वो भी मैंने बता दिए हैं, जो थोड़े बहुत भी इम्पोर्टेंट है वो भी बता दिए हैं मैंने। अब 1923 में दिल्ली के अंदर जो अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं भैया, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये 1923 में अध्यक्ष बन जाते हैं, और दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, ये 1923 वाला अधिवेशन, ठीक है। 1924 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1923 ना भी पढ़ाया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1924 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 का अधिवेशन कर्नाटक के अंदर एक जगह है बेलगाम, वहाँ हुआ था अधिवेशन। जगह पर कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ठीक। अब सबसे पहली बात, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? भैया अध्यक्ष गांधी जी थे, गांधी जी। तो यही एक ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की है, इसके अलावा किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा नहीं हुई है। याद रखिए, ठीक बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो बेलगाम अधिवेशन की 1924 में, और यही एक ऐसा अधिवेशन है जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की है। हालांकि बहुत सारे अधिवेशनों का हिस्सा ये रहे हैं सदस्य के रूप में। 1901 में आपने पढ़ा था पहली बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया, जब थोड़ी देर के लिए ये विदेश से घर लौटे थे, वापस आए थे, तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, पहली बार 1901 में इन्होंने अधिवेशन में हिस्सा लिया था। और बाकी बाद में हिस्से तो बहुत लिए, लेकिन एक ही बार अध्यक्षता की है 1924 में। चलिए, इसके बाद 1925 का मैंने बताया था आपको, एक महिला अध्यक्ष होती है 1925 में, और ये भारत की पहली महिला है, पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और ऐसा पूछा जाएगा कि पहली महिला कौन है, वो आपकी एनी बेसेंट है, 1917 में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष बनी थी वो। जबकि ये कानपुर में अधिवेशन 1925 में हुआ है, इसकी अध्यक्ष बनती हैं सरोजिनी नायडू, और पहली भारतीय महिला है, नोट कर लीजिएगा। 1925 का अधिवेशन हुआ था कानपुर के अंदर, ये कानपुर अधिवेशन है बच्चों, ठीक। अध्यक्ष रहती हैं सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ये अध्यक्ष हैं, ठीक, ये अध्यक्ष हैं। और ये क्या आप लिखेंगे? पहली भारतीय महिला, भारतीय शब्द जरूरी है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत आपने सुना ना, ये पहली बार इस मंच में गाया गया, पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया। कौन सा?
विजय, विजय, चलिए, विजय, विश्व तिरंगा प्यारा गीत गाया गया पहली बार इस मंच पे। गाया गया। ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। एक व्यक्ति है, उन्होंने पर्सनली पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की थी, लेकिन अभी तक पूर्ण स्वराज को लेकर कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग इस अधिवेशन में नहीं की थी। वहाँ के एक सदस्य हैं हसरत मोहानी, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने नहीं की है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन होगा लाहौर में, वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हसरत मोहानी, हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस ने नहीं की है, कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली नहीं की गई। तो ये 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, ये याद रखना है आपको। इसके बाद बच्चों 1927 वाला इम्पोर्टेंट है। 1927 का अधिवेशन मद्रास के अंदर होता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष होते हैं M.A. अंसारी, M.A. अंसारी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया तो नारे लगे थे ना, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। उसी अधिवेशन में, उसी हड़ताल में जब लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय जी के सिर पर लाठी लगने के कारण वो शहीद हो गए थे, आप सभी जानते हैं। तो इसी अधिवेशन में साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन गो बैक का नारा। ठीक है। साइमन गो बैक का नारा दिया गया बच्चों। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है बच्चों 1929 का, 1929 का अधिवेशन होता है लाहौर का। इसी की हम पहले बात कर रहे थे, लाहौर का अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी अधिवेशन के द्वारा। ठीक है। लाहौर के अंदर 1929 में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए थे। अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए थे। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित भी हो गया था। तो कांग्रेस ने ऑफिशियली पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिए कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को बच्चों पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दूं मैं आपको, आप सभी इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 1950 में 26 जनवरी के दिन होता है। क्यों? उसका कारण यही है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया हुआ था ना, तो उन्होंने सोचा कि 26 जनवरी 1950 को अगर लागू करेंगे तो ये भी एक ऐतिहासिक दिन होगा। इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ये लाहौर अधिवेशन के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है बच्चों। इसके बाद 1930 का नहीं, 1931 का पढ़ते हैं, वो है इम्पोर्टेंट, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन। राइटिंग ही गड़बड़ा जाती है ज़्यादा लिखने से। कराची अधिवेशन।
कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, वही इसके अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष कौन बनते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ? इस अधिवेशन में सबसे पहले गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ना, उसको स्वीकार कर लिया गया। मैं आपको बता दूं, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में मीटिंग होती है, कुछ समझौते पर साइन किए जाते हैं। उन्हीं समझौतों को ऑफिशियली कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था इस अधिवेशन के। वो हालांकि आगे चलकर आप डिटेल में पढ़ेंगे ही। 1931 में जो अधिवेशन हुआ था, सॉरी, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, वो डिटेल में पढ़ना ही है। लेकिन कुछ बता दूं मैं, उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन। एक गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, दो अभी बाकी थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, तो ऐसे ही हाहाकार मच जाता है वहाँ पर अंग्रेजों के अंदर, क्योंकि लंदन में ये कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। इसमें भारत की सभी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, लेकिन बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस, वही हिस्सा नहीं ले रही है। तो इनको पता लग गया अंग्रेजों को कि भैया, अगर कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी तो इस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। इस कारण से उन्होंने मनाने के लिए ये इरविन गांधी एक मीटिंग करवाई, जिसमें कुछ बातें इरविन ने रखी, कुछ बातें गांधी जी ने रखी। तो उन्होंने एक दूसरे की बातें मान ली। जैसे गांधी जी से कहा गया कि भैया, आप बाकी के गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस का हिस्सा दिलवाइए, और इसके अलावा जो भी आपके आंदोलन चल रहे हैं उसको रोक दीजिए। और गांधी जी ने भी कहा, हमारे जो नेता हैं उनको आप छुड़वाइए, जो नमक कर आप इतना इतना लगा रहे हैं वो कम करवाइए। ये सब समझौते हुए थे, तो दोनों ने मान लिए। उसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, और इस समझौते को कांग्रेस ने हरी झंडी दे दी इस अधिवेशन में। क्या लिखेंगे आप? गांधी इरविन, इरविन उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय था भारत का। इरविन समझौता स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने, स्वीकार कर लिया, ठीक है। और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले इसी अधिवेशन में हुई है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, आप जानते हैं हमारे संविधान में अलग से एक चैप्टर है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब 1931 का अधिवेशन पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ना है डायरेक्ट आपको फैजपुर अधिवेशन 1937 का। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। ये बच्चों इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि इसकी अध्यक्षता एक तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, और दूसरा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में हुआ, किसी गांव में कंडक्ट करवाया गया। ये पहला ऐसा अधिवेशन था। गांव कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो फैजपुर एक गांव वहाँ पे महाराष्ट्र में ये अधिवेशन हुआ 1937 का। इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ये क्या आप इसके बारे में लिखेंगे? पहला अधिवेशन है ये, पहला अधिवेशन सेशन जो गांव में हुआ। 1937 का याद आ जाएगा आपको। उसके बाद 1938 और 1939 तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1938 का अधिवेशन होता है बच्चों ये हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पे है? गुजरात में है ये। गुजरात में जगह होती है, गुजरात में है ये। इसके अध्यक्ष होते हैं बच्चों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जानते हैं इसके बारे में? इनके 1920 में ये
पहले आईसीएस अधिकारी थे, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। और जानते हैं क्यों छोड़ दिया था? 1919 में जो जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था ना, उसी के चलते इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था। और निर्विरोध इनको हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। और इसके बाद एक और अधिवेशन होता है 1939 का, ये त्रिपुरी अधिवेशन है। कौन सा है? त्रिपुरी अधिवेशन। ये जगह है मध्य प्रदेश में, एमपी में है। त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी अधिवेशन है। तो इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन की तो अलग ही कहानी है बच्चों। इस अधिवेशन में जब कांग्रेस का बहुत बड़ा तबका ये चाह रहा था कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने त्रिपुरी अधिवेशन के, लेकिन वहीं गांधी जी ने हट कर लिया, भैया नहीं, जो मर्जी इसका अधिवेशन बन जाए, लेकिन मैं सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनने दूंगा। तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया गांधी जी को, क्या दिक्कत है गांधी जी आपको? तो गांधी जी ने कहा कि मैं जो है, मेरा कैंडिडेट है पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। लेकिन जो कांग्रेस के मेजोरिटी में थे वो लोग मानने को तैयार नहीं, कह रहे कि नहीं, सुभाष चंद्र ही बोस बनेंगे। उसके बाद इलेक्शन करवाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में इलेक्शन होता है, जिसमें वोट करने वाले सभी सदस्य कांग्रेस के ही थे, और जीत हासिल हो जाती है सुभाष चंद्र बोस की, मेजोरिटी में जीत हासिल होती है। उसके बाद बन जाते हैं। और कांग्रेस जो गांधी जी थे उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है, वो ऐलान कर देते हैं कि ये मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं हुई, ये मेरी खुद की हार है। ईगो हर्ट हो जाता है उनका। ऐसा कई इतिहासकार बताते हैं, बड़े बड़े विद्वान जो है वो बताते हैं अपनी अपनी किताबों में, जो उस समय वहाँ पर उपस्थित थे। अब वो कहते हैं गांधी जी कि ये मेरी हार है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भी प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लाए जाते हैं उनको विरोध सबसे पहले गांधी जी करते हैं। कोई तर्क कुतर्क नहीं करते हैं, कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं उनके पास होता है, फिर भी केवल विरोध करते हैं, केवल और केवल विरोध करते हैं। ऐसे कोई भी प्रस्ताव हो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, जो भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लाया गया हो। तो वही जो उस समय उपस्थित थे ना सदस्य, उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पढ़ के आप देखेंगे, ऐसा लगता था कि उस समय गांधी जी के मन में एक ईगो हर्ट हो रहा उनका, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे सुभाष चंद्र बोस। पॉपुलर होने की वजह से अब गांधी जी चाह रहे थे कि सारा क्रेडिट उन्हीं को मिल जाए, जो भी आगे आंदोलन हो रहे हैं उसको लीड करने में सबसे आगे गांधी जी हों, और कोई उनका स्थान नहीं ले पाए। इस कारण से उनको ऐसे दिक्कत हो रही थी, ऐसे इतिहासकार बताते हैं। खैर कुछ भी हो, बस ये जान लीजिए कि गांधी जी ने इतना विद्रोह किया सुभाष चंद्र बोस का, कि सुभाष चंद्र बोस ने हार के इस्तीफा ही दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे ना, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, और एक नई पार्टी का गठन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया। और नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, क्या नाम था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, के पीडीएफ यहाँ पर करंट अफेयर्स बाय रवि पर मिल जाएंगे, ले लीजिएगा। तो ये 1838 और 1839 का अधिवेशन है बच्चों। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। 1840 1940 का, सॉरी 1940 है, 1940 का अधिवेशन, ये रामगढ़ में होता है, रामगढ़ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष मौलाना अब्बुल कलाम होते हैं। कौन? अब्बुल कलाम आज़ाद। कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष होते हैं। इस अधिवेशन की खासियत ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसी अधिवेशन में पारित हुआ था, इसी अधिवेशन में पारित हुआ। उसके बाद देश भर में
भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है एक और अधिवेशन 1946 का अधिवेशन, 1946 का। यह अधिवेशन होता है बच्चों मेरठ के अंदर। इसके अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? जेबी कृपलानी। मेरठ में अधिवेशन होता है 1946 का, उसके अध्यक्ष रहते हैं। ये इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि 1946 दिसंबर में मेरठ में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष जेबी कृपलानी होते हैं। लेकिन आपको पता है कि 1 साल के लिए वो अध्यक्ष रहते हैं। कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष है 1 साल के लिए रहता है। और ये अगले साल 1947 में नवंबर महीने में इस्तीफा देते हैं। नवंबर में 1947 के नवंबर में इस्तीफा देते हैं। तो ये प्रश्न उठकर आता है कि भैया बताइए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप फट से बता देंगे कि जेबी कृपलानी। अब इनके इस्तीफा देने के बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे ना, वो अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक, इतना अधिवेशन याद रखिए। एक और ये अगर कर सकते हैं कर लीजिए, एक अधिवेशन और। तो हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, 1948 का है जयपुर अधिवेशन। कौन सा है? जयपुर अधिवेशन। ठीक है। इस पे आपको पता कौन अध्यक्ष बनते हैं? वही जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हुए थे, पट्टाभी सीतारमैया, जिनको गांधी जी ने खड़ा किया था। तो पी सीतारमैया मतलब पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं और वो चैप्टर पढ़ते हैं राज्यों का पुनर्गठन, उसमें पट्टाभी सीतारमैया का नाम आता है। केवीपी समिति का नाम सुना होगा आपने, केवीपी समिति, जो राज्यों का गठन करने के उद्देश्य से बनाई गई थी कि भैया चेक करने के लिए क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए कि नहीं। 3 लोग इसमें होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये समिति का गठन होता है, इसके सदस्य रह चुके हैं, रह चुके। ठीक है। 1948 में जयपुर अधिवेशन, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष रहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है भैया। ये हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट। मतलब चैप्टर क्या है? कांग्रेस और उसके अधिवेशन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस का अधिवेशन क्यों करवाया गया, सॉरी कांग्रेस का गठन क्यों हुआ, ये प्रश्न का जवाब दूंगा। और कांग्रेस के बारे में अलग अलग बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या उनके कथन है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं पूरे कांग्रेस का टेस्ट लेने वाला हूँ लाइव। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।